हेलो प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ में। आई होप आप सब अच्छे हो, तंदुरुस्त हो, अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे हो। तो ये रहेगी हमारी सेकंड वीडियो, हमारा सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। इससे पहले हमने 12th क्लास का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके बच्चों, तो आज हम आगे हमारी एक और नई कहानी, एक और नई वीडियो के साथ, लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो स्टोरी रहेगी आपके 12th चैप्टर का, 12th क्लास का, बहुत बहुत इमोशनल, बहुत प्यारा चैप्टर है ये। और ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये स्टोरी पॉवर्टी यानी गरीबी और इनइक्वालिटी, जो भेदभाव हम देखते हैं हमारे समाज के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर, उसके ऊपर ये स्टोरी रहेगी कि कैसे समाज के अंदर अमीरी, गरीबी और बहुत तरह के भेदभाव हम दिखा करते हैं। और ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये दो लोगों के ऊपर कहानी है। एक का नाम है साहिब, एक का नाम है मुकेश। ये हम दो पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं साहिब की स्टोरी, और अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मुकेश की स्टोरी। तो हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड चलिए बढ़ेंगे। अगर मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दूं दोस्तों, स्प्रिंग का मतलब होता है, एक स्प्रिंग तरह का एक मौसम होता है जिसमें अच्छे अच्छे फ्लावर आते हैं, ब्लॉसम फ्लावर आते हैं, यानी सबको अच्छा लगता है। और लॉस का मतलब होता है गायब। तो यानी इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा प्रतीत, ऐसा कुछ दिखाया गया है कि किस किन्हीं किन्हीं कुछ गिने चुने लोगों के लिए ये जो स्प्रिंग है, ये जो अच्छा अच्छा मौसम, अच्छी चीजें हैं, वो उनके लिए गायब हो चुकी है, वो उनके लिए लॉस्ट हो चुकी है। ठीक है। अम, और जो इस चैप्टर का जो रियल नेम है, फुल नेम है, वो है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। क्या नाम है? लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यानी लॉस्ट स्प्रिंग यानी स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी जिन बच्चों से उनका बचपन छीन लिया गया, छीन लिया जाता है, उन बच्चों के ऊपर ये स्टोरी है। ओके। तो इस इमेज को देख के अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया आ रहा है अब दिमाग में, तो आप बहुत सही सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं ये आज का हमारा इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये जो स्टोरी है वो लिखी गई है बाय एनिस जंग। बहुत बड़े ऑथर है एनिस जंग। उनके बारे में ये छोटा मोटा लिखा है, एक बार अपन गो थ्रू कर लेते हैं। वॉज बॉर्न इन रोरकेला। रोरकेला दोस्तों ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ के आसपास का रीजन है। एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस। अडोलसेंस दोस्तों, जिन किसी को नहीं पता, अडोलसेंस वो प्रक्रिया होती है जब आप एक शिशु से, जब आप अडल्टहुड में जा रहे होते हैं, जब आप एक वयस्क बनते हैं, उसको अडोलसेंस कहते हैं। In Hyderabad, she received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Annie Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist. दोस्तों कॉलमनिस्ट मतलब क्या होता है? जो अखबार के अंदर आप देखते हो कि इतना बड़ा अखबार है, उस अखबार के अंदर छोटे छोटे कॉलम्स आते हैं। कॉलम्स को भी लिखने का बहुत सारे अलग अलग राइटर्स का या फिर जर्नलिस्ट का काम होता है। तो वो ये भी रह चुकी है फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, एंड हैज authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring: Stories of Stolen Childhood. Here, she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. Condemn का मतलब होता है दोस्तों निंदा करना। यानी इस स्टोरी के अंदर वो ये बताती हैं कि कैसे गरीबी जो है, वो गरीब बच्चे जो होते हैं, बच्चों का चाइल्ड, उनका बचपना, उसको एक्सप्लोइट कर रहे हैं। एक्सप्लोइट यानी उनका शोषण कर रहे हैं। क्या है दोस्तों? एक्सप्लोइटेशन यानी शोषण करना। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ एक बार। शोषण करना। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आई होप आप सभी तैयार हैं हमारा ये चैप्टर शुरू करने के लिए। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे साहिब की स्टोरी, जो एक छोटा बच्चा होता है। चलिए। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। यानी कभी कभार मुझे कचरे के ढेर में 1 रुपए का भी सिक्का मिल जाता है, या अरूपी यानी 1 रुपए या कुछ सिक्के या कुछ पैसे मिल जाते हैं। यानी इस लाइन से ये तो आइडिया हो गया कि वो जो लड़का है वो कचरा उठाता है, यानी कचरा उठाने वाला, कचरा बीनने वाला लगता है। वाई डू यू डू दिस? अब ये कौन पूछ रही है दोस्तों? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps for my neighborhood. गोल्ड इन द गार्बेज यानी कचरे के अंदर सोना ढूंढने के लिए, यानी बहुत आयरनी वाली बात कर रही है। अब ये कौन पूछ रही है? आई आस्क साहिब। साहिब दोस्तों वही अपना इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है। अब ये जो स्टोरी है वो दो लोगों के बीच की कॉन्वर्जेशन है, यानी दो लोगों के बीच की बातचीत है। किसके बीच में? साहिब
और एनिस जंग जो उसकी ऑथर है इस चैप्टर की, उसके बीच की कहानी चल रही है। अब एनिस जंग क्या करती है, वो साहेब को रोज सुबह उनकी सोसाइटी के अंदर कचरा बीनते हुए देखती है। तो एक दिन वो उसको रोक के उससे पूछती है कि तुम ये काम क्यों करते हो, वाई डू यू डू दिस। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, उसने कई अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। दैट एमिस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, यानी ढाका दोस्तों कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल राजधानी क्या है, ढाका। यानी ये जो साहेब है, साहेब और उसकी फैमिली बहुत समय पहले ही अपना घर छोड़ के इंडिया आ चुके थे, यानी ये बांग्लादेश से थे। बांग्लादेश से ये कहाँ आ गए दोस्तों, भारत, इंडिया, इंडिया आ गए, ठीक है। इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स थे, इमिग्रेंट्स यानी जो किसी और देश से हमारे देश में आते हैं। His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes like mother tells him. यानी जैसे उसकी माँ उसको बताया करती है कि जहाँ वो पहले रहा करते थे ढाका के अंदर, वहाँ पे बहुत बड़ी आंधी तूफान आई, जिस आंधी तूफान में इनके घरों के घर बह गए, ठीक है, इनके पास वहाँ पे कुछ नहीं बचा। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. उन्होंने अपना गांव, अपना ढाका का शहर छोड़ दिया, अब वो बड़े शहर में आ गए। किसकी खोज में, कुछ पैसे कमाने की खोज में, अपना जीवन चलाने की खोज में। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, यानी वो अब ये साहेब कहता है कि मेरे पास कुछ और है ही नहीं काम करने को, मेरे पास जो भी है यही करने को। ही मटर्स लुकिंग अवे नहीं, यहाँ वहाँ देखते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। होलो मतलब खोखली, खोखली एडवाइस क्यों साउंड करेगी, खोखली सलाह ये क्यों साउंड करेगी दोस्तों, वो ऐसा क्यों कहना चाह रही है एनिस कि अब आप खुद सोचिए कि आप किसी कोई बहुत लोअर वर्ग का, कोई बहुत नीचे वर्ग का बंदा है जो ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं। अब अगर उनको बोलो कि तुम स्कूल जाओ, तो वो कितनी अजीब साउंड करेगा कि जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, वो स्कूल की किताबों के पैसे कहाँ से अफोर्ड करेगा, स्कूल की फीस कहाँ से वो अफोर्ड करेगा। इसलिए वो एनिस खुद अपनी एडवाइस, कि गो टू स्कूल एडवाइस भी बोलती है और फिर खुद ही बोलती है कि कितनी खोखली, कितनी अजीब बात मैं कह रही हूँ। फिर क्या बोलता है, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। आई हैव हाफ जोकिंग यानी हंसते हंसते मैंने बोला। अब इसमें ये कौन लाइन कह रहा है, ये साहिब कह रहा है कि अगर मुझे कभी, वो बोलता है कि मेरे आसपास के इलाके में अभी तो कोई स्कूल नहीं है, साहिब बोल रहा है कि अगर फ्यूचर में कभी कोई खुलेगी तो मैं जरूर जाऊंगा। अब उसमें हंसते हुए एनिस बोलती कि क्या अगर मैं कभी कोई स्कूल खोलूं क्या तुम आओगे, ठीक है, एनिस पूछ रही उससे। यस, इसे स्माइलिंग ब्रॉडली, यानी बस हंसते हुए कहता कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा मैं। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो जो साहेब है वो एनिस के पास भगते भगते आता है और उनसे पूछता है कि क्या आपकी स्कूल तैयार है। इफ टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, यानी कह रही कि बेटा एक स्कूल बनने में काफी समय लगता है, थोड़ा वक्त लगेगा। एम्बेरेस्ड यानी शर्मिंदा होके। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, अब वो कह रही है कि मेरे को इतनी शर्मिंदगी हुई कि यार मैंने उसको प्रॉमिस तो कर दिया साहेब को कि मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल बनाऊंगी, पर वो ऐसा प्रॉमिस किया जो मैं कंप्लीट कर ही नहीं सकती, उसका कोई मतलब था ही नहीं। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। दोस्तों ब्लीक वर्ल्ड का मतलब होता है बंजर दुनिया। ब्लीक का मतलब क्या होता है, बंजर, बंजर, डेजर्ट, बंजर, ठीक है। वो बोल रही कि है ना कि मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे कई वादे, ये जो साहेब जैसे लोग हैं इनको कई ऐसे वादे मिलते रहते हैं पूरी दुनिया में, इनकी पूरी बंजर दुनिया में। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहेब आलम। दोस्तों ये क्या इसका पूरा नाम है, क्या नाम है, साहेब आलम। ही अनाउंसेस, यानी इतने टाइम तक इन दोनों में बातचीत हो रही है पर एनिस को उसका नाम नहीं बताता। काफी टाइम बाद फिर उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, जिसपे वो रिप्लाई करता है साहेब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। दोस्तों कितनी फनी बात है कि उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता, ठीक है। उसका नाम क्या है दोस्तों, साहेब आलम। तो एनिस बोलती है कि कितनी फनी बात है कि इसको अपने नाम का मतलब नहीं पता, अगर पता होगा तो ये क्या इसके ऊपर बीतेगी। इसके नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का लॉर्ड, ब्रह्मांड का देवता, ब्रह्मांड पे राज करने वाला, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। दोस्तों ये नाम का मतलब याद रखिएगा,
लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का देवता। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, यानी ये उसको मानने में काफी मुश्किल होगी कि यार मेरे नाम का मतलब क्या ये है, और मैं तो ये ऐसी हालत में रह रहा हूँ, कचरा बीनने वाली मुझे कचरा बीनना पड़ रहा है। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends and army of barefoot. दोस्तों barefoot का मतलब होता है नंगे पैर। एक सेकेंड, नंगे, नंगे पैर क्या होता है? नंगे पैर, barefoot। अब क्या बोलती है कि है ना, उसको अपने नाम का तो मतलब नहीं पता, बिना अपने नाम का पता हुए वो अपने दोस्तों के साथ में उसके मोहल्ले की गलियों में घूमता है, और वो उसकी तो दोस्तों का है ना वो बेयरफुट आर्मी, ठीक है, नाम दिया है उसने, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, बेयरफुट बॉयज यानी नंगे पैर के लड़कों की एक सेना। सेना मान लीजिए कि एक ग्रुप है जिसमें 5-6 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो नंगे पैर घूम रहे हैं, ठीक है। उस वो उनको ऐसे जाते हुए देखती है, अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। मॉर्निंग बर्ड्स यानी सुबह की जो सुबह सुबह पंछियां होती हैं, तो वो ऐसे लगते हैं कि वो जब सुबह सुबह अपने घरों से निकलते हैं नंगे पैर, तो वो कैसे लगते हैं? मॉर्निंग बर्ड्स की तरह। एंड डिसअपियर एट नून, नून यानी शाम। अच्छा, ऐसा क्यों कह रही है कि मान लीजिए कि आपके घर के छत पे सुबह सुबह कोई कोई चिड़िया आती है, कभी आपने कोई चिड़िया को रात को देखा आपके घर के यहाँ पे? नहीं देखा है। और क्यों नहीं देखा है? क्योंकि वो सुबह सुबह आपके घर के यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई पानी का प्याला होगा या कोई गेहूं के ऐसे दाने पड़े तो वो खाने आती है। उसी सेंस में एनिस जो है वो उन बच्चों को, वो जो बेयरफुट आर्मी है उनके बच्चों को बोलती है कि ये मॉर्निंग बर्ड, यानी सुबह सुबह कचरा बीनने के लिए अपने घर से निकलते हैं काम करके, और वो अपने शाम को अपने घर पे चले जाते हैं सोने के लिए। तो वो इस सेंस में वो कहना चाह रही है। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, यानी अब मैं हर एक को पहचानने लग गई, ठीक है। वो उनके हर रोज सुबह का उनका यही था सेम रूटीन। अब वो उनसे पूछती है, व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स? आई आस्क, मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? उस पर वो क्या रिप्लाई देता है? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। शेल्फ यानी जहाँ पे जूतों के रैक अपन सोचते हैं, जहाँ पे अपन अपने शूज रखते हैं, शू रैक इसको बोलते हैं। तो एक उस पर क्या रिप्लाई कहता है कि मेरी मम्मी ने जो है ना वो सेल्फ में से जूतों को नहीं निकाला, इसलिए मैं चप्पल नहीं पहन पाया, ठीक है। आई डिड माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन। अब और से क्या पूछती है वो? इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। नॉट मैच यानी एक दूसरे कलर का, मान लीजिए एक ब्लू कलर का पहन रखा है तो दूसरा रेड कलर का पहन रखा है। तो जब वो एक बच्चे से जब पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं तुमने पहन रखी, उस पर दूसरा वही बंदा बोलता है कि मेरी मम्मी ने शेल्फ से नहीं निकाला, इसलिए मैंने चप्पल नहीं पहनी। तो उस पर एक और बंदा जो तीसरा बच्चा होता है वो ऐसा बोलता है कि भले ही अगर इसकी मम्मी शेल्फ से उनको निकाल भी लेती तो भी ये उनको दूर फेंक देता, क्योंकि इसकी आदत नहीं है चप्पल पहनने की। और ये कौन बोल रहा है? ये शूज पहनता हुआ बच्चा बोल रहा है, उसमें शूज भी उसने अलग अलग कलर के पहन रखे हैं। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says the third boy who has never owned a pair of all his life. अब उसमें क्या कह रहा है कि उसमें से एक बच्चा बोलता है कि मुझे भी जूते चाहिए, आई वॉन्ट शूज, जिसने कभी जिंदगी में जूते देखे ही नहीं, कभी पहने ही नहीं। तो यानी कंसिडर करिए, बहुत दोस्तों बहुत बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों की कहानी है। छोटे ऐसे झुग्गी झोपड़ी अपन जिनको बोलते हैं, उनकी ये कहानी है, ओके। ऑल हिज लाइफ कभी उन्होंने जूते देखे ही नहीं अपनी लाइफ में, वो हमेशा नंगे पाँव घूमते हैं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। वन एक्सप्लेनेशन यानी उनमें से किसी एक ने कभी एनिस को बताया, वो ऐसा कहता है कि ये जो ये जो नंगे पैर घूमना सड़कों पे, ये हमारी गरीबी नहीं है, ये हमारा ट्रेडिशन है। तो यानी अब ये देख सकते हैं कि देखिए गरीब लोगों के पास क्या होता है ना दोस्तों, उनके पास इस चीज को एक्सेप्ट करने का कोई और जरिया नहीं होता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि है ना हाँ हम गरीब है इसलिए हम नहीं पहनते, बट वो उसको ऐसे कवर करते हैं कि ये तो हमारा ट्रेडिशन है, ताकि उनकी गरीबी भी छुप जाए, उनको एम्बेरसमेंट ना फील हो, ठीक है। तो सेम वो लाइन कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो गाँव में सब जगह शहरों में नंगे पैर ही घूमते हैं, ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है, हमारी पॉवर्टी नहीं है, ठीक है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, देखा एक्सक्यूज यानी बात को कवर करने के लिए, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। दोस्तों परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब मैं आपको समझाऊं। परपेचुअल वर्ड का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूस।
जब कोई भी चीज कंटिन्यूस होती है उसको हम परपेचुअल कहते हैं, लगातार। क्या होता है दोस्तों? परपेचुअल। स्पेलिंग याद रखिए, लगातार। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी, स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी जो उनकी जो गरीबी की हालत है वो परपेचुअल है, यानी वो लगातार है। तो इसमें कह रही है कि वो अब उस पर एनी सोचती है कि हाँ शायद मेरे को लगता है कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है उनकी जो स्टेट ऑफ पॉवर्टी, जो उनकी जो गरीबी की हालत है उसको दूर रखने का, मतलब उसको कवर अप करने का बहाना है। एक्सप्लेन अवे ना, कवर अप। आई रिमेंबर स्टोरी ऑफ अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी। उडुपी दोस्तों ये साउथ का, केरला कर्नाटका का एक स्टेट का एक छोटा सा शहर है, उसका नाम, उसको उडुपी कहते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। तो क्या वो स्टोरी है? एज अ यंग बॉय he would go to school past an old temple where his father was a priest. priest मतलब दोस्तों पंडित। पंडित होता है, पंडितों को इंग्लिश में प्रीस्ट कहते हैं। तो अब वो जो उडुपी के, क्या वो एक अपनी कहानी बता रही है कि उडुपी के अंदर एक छोटा बच्चा था। वो रोजाना जब स्कूल जाता था, तो जब वो एक मंदिर, स्कूल के बीच में एक मंदिर आया करता था, उस मंदिर को जब वो पास करता था, तो उसके फादर जो थे वो एक प्रीस्ट थे, वो पंडित थे। तो वो जाते हुए उस मंदिर से गुजरते हुए वो कुछ प्रे करता था, कुछ दुआ मांगता था वहां पे। और वो क्या मांगता था? he would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। यानी वो वहां रुक के एक पेयर ऑफ शूज, एक जूतों की जोड़ी के लिए वहां पे वो प्रे करता था कि यार भगवान जी प्लीज मुझे एक जोड़ी जूते दिला दो, ऐसे करता था। ठीक है। 30 ईयर्स अगेन, 30 साल बाद क्या होता है? आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन। ठीक है। वो क्या बोलती है कि अब 30 साल बाद मैंने दोबारा उसी गांव को विजिट किया, दोबारा मैं उस गांव गई, पर अब मैं क्या देखती हूँ, उस वो जो मंदिर है वो किस स्टेट में है, किस हालत में है? बंजर पड़ा हुआ। अब वहां पे कोई नहीं जाता। एयर ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब दोस्तों बंजर पड़ा हुआ है। एयर ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब बंजर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है दोस्तों? अब वो मंदिर बंजर पड़ा है, यानी वहां पे मंदिर में अब कोई भी प्रे करने नहीं जाता है। इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड यानी जो पिछाड़ा अपन इसको बोलते हैं, पीछे वाला हिस्सा, बैकयार्ड, पीछे। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। अब वो क्या बात कर रही है? उस मंदिर के पीछे वाले हिस्से में जो अब नया पंडित जो वहां पे रहता है, वहां पे लाल और सफेद कलर की कुछ चेयर्स, कुछ कुर्सियां पड़ी है, और क्या है? अ यंग, ये तो आगे पिक्चर में आपको बाद में करूंगा एक्सप्लेन। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks and shoes arrived painting and threw his school bag on folding bed। अच्छा दोस्तों, ये पेंटिंग होती है, ये पेंटिंग नहीं होती, पेंटिंग, पेंटिंग यानी हाफते हुए। ठीक है। अब क्या हो रहा है? एक बच्चा है, वो ग्रे कलर की यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म में, सॉक्स पहनते हुए, शूज पहनते हुए अपने घर पे आता है। अपना सामान, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म, बैग वगैरह, अपने स्कूल का बैग सीधा पलंग पे फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखते हुए। वो सीन आप खुद समझ सकते हैं कि जब आप भी अपने स्कूल से अपने घर पे जाते हैं, ठीक है, पूरे दिन भर की पढ़ाई करके, तो आप भी स्कूल पे आके ऐसा अपना स्कूल यूनिफॉर्म गेट पे, ऐसा बैग अपने पलंग पे ऐसा सा फेंक के मस्त हो जाते, रिलैक्स। सेम सीन यहाँ हो रहा है। उस लड़के को देखते हुए आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम। अच्छा, वो क्या आयरनी बताना चाह रही है कि एक तरफ तो ये बच्चा है, इसको शूज की कदर नहीं है, उसी तरफ वो जो उस टाइम का जो जो बच्चा था, अब तो उसी के लिए, उसी बच्चे के लिए कह रही, मान लीजिए ये एक बेबी है, ठीक है, ये एक वो लड़का है, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए दोस्तों? शूज चाहिए। ठीक है। अब इसने क्या करा? गॉड से, भगवान से प्रे करी कि भगवान जी मुझे प्लीज पेयर ऑफ शूज दिला दो। ठीक है। अब 30 साल बाद क्या हुआ? एक सेकेंड। ठीक है। अब 30 साल बाद क्या हुआ? एक और लड़का है, वो एकदम स्कूल से आता है, मस्त अपने शूज वूज फेंक देता है। तो यानी उस पर क्या कह रही है, कौन, एनिस क्या कहती है कि शायद 30 साल बाद अब ये जो बंदा है ना, ये लड़का, इस लड़की की जो इच्छा है ना भगवान से, वो शायद अब पूरी हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है उस लड़के को देख के। ठीक है। another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of, यानी अब ऐसा लग रहा है कि उसे फाइनली वो शूज मिल गए हैं, और वो उन्हें अब दोबारा
गंवाना नहीं चाहता। The goddess had granted his prayer, granted यानी उसने वो एक्सेप्ट कर ली है, उसको पूरी कर दी है। Young boys like the son of the priest now wore shoes, यानी यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, यानी उस पंडित के जैसे जो अब बच्चे हैं ना वो अब शूज पहना करते हैं, वॉर शूज। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। रैग पिकर्स दोस्तों कौन होते हैं? कचरा बीनने वाले, रैग पिकर्स, ठीक है, नाम याद रखिएगा, एग्जाम्स में आते हैं, आंसर राइटिंग में आपको रैग पिकर्स लिखना है, ठीक है, कचरा बीनने वाले। ठीक है दोस्तों, कचरा बीनने वाले जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? रैग पिकर्स, ठीक है, स्पेलिंग याद रखिएगा। तो कह रही है कि बट हमारे मेरे नेबरहुड, मेरे पड़ोस में तो क्या आज भी जो कचरे बीनने वाले बच्चे होते हैं उनको शूज नसीब नहीं होते, शूलेस यानी बिना शूज के, रिमेन शूलेस, ठीक है, ये वो रैग पिकर्स, ये जो बच्चे हैं ये रैग पिकर्स। देख सकते हैं आप, पैरों में शूज नहीं है, बिना शूज के जाते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। दोस्तों सीमापुरी a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically। सीमापुरी में वो जो साहेब है वो कहाँ रहता है दोस्तों? सीमापुरी। सीमापुरी दिल्ली का एक हिस्सा है बट फिर भी वो दिल्ली से बहुत दूर है, मेटाफोरिकली यानी कम, ऐसा वो क्यों कह रही है बहुत दूर है, येट माइल्स अवे, माइल्स अवे यानी कई किलोमीटर, कई मीलों दूर है। और दोस्तों यहाँ पे एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। एक सेकेंड, जान नीचे रख देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है? जान पहचान, किसी से जब जान पहचान होती है। तो कह रही कि मेरी जो जो बेयरफुट रैग पिकर्स है, जो नंगे पांव कचरे बीनने वाले लड़के हैं, इनसे जो मेरी जान पहचान है वो मुझे कहाँ लेके गई? लीड्स टू सीमापुरी। सीमापुरी जो है एक दिल्ली की एक प्लेस है, बट दिल्ली में होने के बावजूद भी वो दिल्ली से बहुत दूर है। ऐसा क्यों कह रही है? वो इसलिए कह रही है कि एक जगह तो आप खुद सोचिए, दिल्ली में बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मॉल्स, इतनी सारी महंगी गाड़ियां, एक तो दिल्ली का ये शहर, दिल्ली का ये पोर्शन, उसी पॉइंट पे दिल्ली का एक और ऐसा हिस्सा जो बहुत ही गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर रहता है, जहाँ पे झोपड़ियां हैं, स्लम्स है। तो इसीलिए वो ऐसा मेटाफोरिकली कह रही है कि दिल्ली में होके भी वो इतना अपोजिट है। ओके, दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1917। अगर आप में से किसी को नहीं पता होगा तो 1971 के अंदर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक वॉर हुआ था। बेसिकली वो बांग्लादेश के बीच में नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान जब बांग्लादेश के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था, उस बीच इंडिया ने जाके बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवा के बांग्लादेश को एक आज़ाद देश, एक नेशन, एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया। उस समय में जब बांग्लादेश से जो जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ गए थे उनमें से एक साहब की फैमिली भी थी, ठीक है, और वहाँ पे जो कई लोग जो ऐसे वहाँ पे रहते थे वो उनमें से वही थे, वो सारे इमिग्रेंट्स थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, यानी उनमें से एक साहेब की फैमिली भी थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। वाइल्डरनेस यानी सीमापुरी उस समय में बहुत खुला मैदान हुआ करता था, अभी भी है, बट इतना ज्यादा वो खाली अब नहीं। खाली क्यों नहीं है? क्योंकि अब वहां पर जो बांग्लादेश से 1971 में आए थे वो अब बस चुके। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, टारपोलिन इसको अपन चद्दर बोलते हैं ना, तिरपाल अपने घरों में लगाते हैं, तिरपाल छतों के ऊपर, वो। तो क्या कह रहे हैं कि वो जो वहाँ के वो घर कैसे मिट्टी के घर हैं, ठीक है, आप एक बार एक इमेजिन करिए दिमाग में, एक स्लम, एक झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया अपने दिमाग में कंसिडर करिए, ठीक है, मिट्टी का घर है, रूफ्स ऑफ टिन, टिन शेड है उसके ऊपर वहाँ पे, और टारपोलिन यानी तिरपाल बिछी हुई है, डिवाइड ऑफ सीवेज, सीवेज यानी कोई नाली, नालियों के वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज ऑफ और रनिंग वाटर,
मतलब ड्रेनेज का कोई, नालियों की कोई ऐसी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पानी बह रहा है तो बहता रहेगा। वहां पे ऑलमोस्ट 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं एक साथ। कितने दोस्तों? 10,000, 10,000। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। यानी वो कम से कम यहाँ पे पिछले 30 साल से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के। कौन सी आइडेंटिटी? ना उनके पास आधार कार्ड है, ना कोई पैन कार्ड है, तो वो 30 साल से रह रहे हैं विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय अ ग्रेन। दोस्तों उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, उनके पास कोई राशन, उनके पास कोई पैन कार्ड या कोई आधार कार्ड नहीं है, बट उनके पास राशन कार्ड है जो उन्हें एक तो वोटर लिस्ट में अपनी जगह देता है और उनको थोड़ा बहुत राशन भी मिल जाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। आप खुद समझ सकते हैं कि खाना जो है, फूड जो है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी एक आइडेंटिटी से, किसी भी एक पहचान से। ठीक। आप खुद सोचिए, कोई अगर एक गरीब वर्ग का लोग है, कोई गरीब वर्ग का आदमी है, उसको जैसे 2 वक्त की अपनी अपनी रोटी चाहिए, उसको क्या मतलब आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, aching stomach यानी दोस्तों पेट दर्द जब होता है ना, उसको aching stomach कहते हैं, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered sarees. tattered sarees यानी दोस्तों फटी पुरानी जो साड़ियाँ होती है ना, जो फट जाती है, tattered यानी फट जाना, वैसी साड़ियों में। अब यहाँ की लाइन में आपको समझाऊं, इतना इतना अगर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों, इतना इतना ये पहले आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब होता क्या है, वो जो एनिस है वो सीमापुरी के मोहल्ले में, जहाँ पे साया है वो उसकी फैमिली रहती है, उस मोहल्ले में वहाँ की कुछ औरतों से, जिन औरतों ने फटी पुरानी कपड़े साड़ी पहन रखी होती है, उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों रह रही हो। तो वो बोलती है कि है ना मेम साहब देखिए ऐसी बात है कि भूखे पेट को, है ना, जो भूख की जो होती है, पेट की जो भूख होती है, उसको हमको अगर रात के एंड में, दिन के अंत में अगर हमको 2 वक्त का खाना पेट भर के हमको मिल जाए और बिना पेट दुखे हम चैन की नींद सो जाए, हमें इससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। हमें नहीं मतलब किसी भी आधार कार्ड पैन कार्ड से, हम तो इसी में खुश हैं। ठीक है। क्योंकि जहां हम पहले थे, जहां से हम पहले आए, वहां तो हमें एक बंजर जमीन और नो उजड़े हुए घर, उससे तो यही हालत ठीक है कि हमें जहाँ पे 2 वक्त का खाना मिल रहा है। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स यानी जहाँ पे वो ढाका में, जहाँ जहाँ पे वो रहते थे, तो एनिस उनसे वही पूछती कि तुमने वो जगह क्यों छोड़ी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes। यानी कि वो ऐसा बता रही है कि इनको जहाँ पे खाना मिल जाता है, जहाँ पे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, वहाँ अपना तंबू उठा के चल देते हैं और वहीं पे इनके अब घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। पार्टनर्स इन सर्वाइवल यानी दोस्तों इनको, ऐसे बच्चों को, जो इनके जो बच्चे होते हैं, उनको बचपन से ही काम कमाने की आदत डल जाती है, ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं क्योंकि उनको अपना पेट भरना है, इसलिए हम उनको पार्टनर्स इन सर्वाइवल, यानी उनको सर्वाइव तो करना ही है कैसा ना कैसे करके, जीवन तो उनको चलाना ही है, इसलिए वहां के बच्चों को पार्टनर्स इन सर्वाइवल कहा गया है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, यानी सीमापुरी के अंदर अगर आपको सर्वाइवल करना है, अगर आपको अपना जीवन चलाना है, उसका एक ही सीधा सा मतलब है रैग पिकिंग, कचरा बीनना। ठीक है। यानी बेसिकली सीमापुरी में अधिकतर कचरे बीनने वाले ही हैं, वहां पे कचरा बीनना मेन उनका प्रोफेशन है। थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज अ गोल्ड। कचरा उनके लिए दोस्तों क्या है? सोने के बराबर है, सोना गोल्ड के बराबर है। इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ। ठीक है। यानी वो जो गार्बेज को, वो जो कचरे को, एनिस ऐसा बता रही है कि जो कचरा है इनकी रोजाना जिंदगी का एक ब्रेड यानी रोटी का जरिया है, खाने का जरिया है, और उनके सर के ऊपर छत है। इंसान को जिंदगी में क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। ठीक है। तो वहां के लोगों के लिए जो गार्बेज है वो उनका रोटी कपड़ा मकान है। ठीक है। मकान के लिए छत भली फटी हुई ही क्यों ना हो, उनके लिए वो है। लीकिंग रूफ, लीकिंग रूफ यानी इसमें छेद होते हैं। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, यानी बट पर एक बच्चे के लिए ये जो कचरा है वो एक रोटी के जरिए से ज्यादा है। वो क्या ज्यादा है देखते हैं। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब सेज, हिज आईज लाइटिंग अप। यानी साहेब क्या कहता है कि मैं कभी कभी उस कचरे में, मुझे कभी कभी 1 रुपए का सिक्का, कभी कभी 10 रुपए का सिक्का भी मुझे मिल जाता है।
When you can find a silver coin in heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. यानी अगर कभी आपको ऐसे कचरे के ढेर में एक सिल्वर का एक सिल्वर यानी एक सोने का, सॉरी सोने का नहीं, बेसिकली सिल्वर, क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर को अपन, सिल्वर के कॉइन, दोस्तों सॉरी मैं हिंदी में इसका वर्ड में अभी याद नहीं आ पा रहा, चांदी का, सॉरी सॉरी चांदी, चांदी का सिक्का मिल जाए तो उससे बढ़ के आपके लिए क्या होगा, फिर तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा कचरा बीनने के लिए। एक छोटे बच्चे के नजरिए से देखिए, इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन इट इज अ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ठीक है दोस्तों, जो बड़े हैं, उन जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनके लिए गार्बेज क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी उनके जीवन के व्यापन करने का एक जरिया। पर बच्चों के लिए वो क्या है, रैप्ड इन वंडर, यानी वो रैप्ड इन वंडर यानी मान लीजिए क्यूरियोसिटी, उनको और जिज्ञासा होती है, उनको और इच्छुक होते हैं उसके अंदर देखने के लिए, इसलिए उनको रैप्ड इन वंडर कहा गया है। यानी जब उनको एक सिल्वर का, मान लीजिए आपको एक चांदी का सिक्का मिल गया, तो वो बच्चे उसके अंदर और खोजते हैं, इसलिए उसको रैप्ड इन वंडर्स कहा गया है। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club. अब ये पिक्चर मैं आपको बताऊं, अब होता क्या है, एक दिन क्या होता है, काफी दिनों बाद वो जो एनिस है वो साहिब को एक क्लब के फेंस यानी जाली जो होती है, जालियों के उस पार देखती है, और वो उसी क्लब में टेनिस खेल रही होती है। बेसिकली बच्चों, वो टेनिस का क्लब होता है, टेनिस एक गेम होता है, उसका क्लब होता है, तो एनिस उसको उस क्लब के बाहर देखती है, और वो अब उसके पास जाती है, वो साहिब से बात करने जाती है। तो वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, ठीक है, टेनिस स्पोर्ट है, वही सेम कहानी बताइए। आई लाइक द गेम, ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। अब ये जो साहेब है, साहेब को वो गेम, वो टेनिस गेम में बहुत पसंद आता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन, अब इसमें क्या होता है, वो जो साहेब है वो ऐसा बताता है कि इन लोगों के जाने के बाद, या आप लोगों के जाने के बाद, उस क्लब का जो वॉचमैन, जो गार्ड है, वो मुझे आने देता है अंदर, और वो मुझे उस टेनिस से खेलने देता है। यानी खाली टेनिस वो जो होता है ना, वो रैकेट उसको ऐसे स्विंग करने देता है कुछ देर के लिए, और मुझे वो कुछ देर का स्विंग करने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। When no one is around, he admits. The gatekeeper, the watchman, lets me use this swing. Swing यानी वही, ऐसा मान लीजिए एक वो जो रैकेट होता है ना, ऐसा उसको ऐसे चलाने के लिए अलाउ कर देता है। साहेब too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. अब उसने जो क्या है, बहुत एक डल सी, बहुत फीकी सी एक ड्रेस पहन रखी होती है उस टाइम पे, और उसने शूज भी पहन रखे होते हैं, जो शूज जो है ना वो किसी और ने उसको दिए होते हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. और वो जो शूज उसको जो दिए होते हैं ना साहेब को, दोस्तों उसमें से एक पेयर के अंदर छेद हो रहा होता है, अंगूठा ऐसा बाहर आ रहा होता है, पर वो जो साहेब है उसके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अंगूठा बाहर आ रहा है तो चले, पर उसके पैरों के ऊपर अब शूज है, उसने अब जूते पहन रखे हैं। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। समझ गया, जो बच्चा नंगे पैर घूमता था उसके लिए तो भले फटा हुआ जूता ही सही, उसके लिए ड्रीम कम ट्रू, यानी उसके लिए सपना स्वीकार हो गया, ऐसे उसके लिए ये बात है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क। अब कह रही कि जो वो गेम, एनएस कह रही वो जो गेम साहेब देख रहा है, वो साहेब जैसे बच्चों के लिए बहुत उसकी पहुंच के बाहर है, ठीक है, वो बहुत दूर है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर टेनिस जैसा गेम, बहुत एक्सपेंसिव गेम होता है दोस्तों, कि साहेब भले ही चलो कैसे ना कैसे करके टेनिस खरीद लेगा, पर उस टेनिस की कोचिंग की फीस, ठीक है, उसके आगे के एक्सपेंसेस, वो खर्चे वो साहेब अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए कहती है कि जो गेम है, टेनिस गेम है, वो उसकी पहुंच के बहुत बाहर है। अब एक दिन क्या होता है, साहेब अपने रास्ते में मिल्क बूथ यानी चाय की टपरी, जब चाय पीते हैं उस चाय की टपरी पे वो जो एनिस है वो साहेब को देख लेती है। इन इज एंड इट इज अ स्टील कैनिस्टर, चाय की केतली। अब वो उसमें क्या कहता है साहेब, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। यानी साहेब ऐसा बताता है कि अब मैं उस चाय की दुकान पे काम करता हूँ, ठीक है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। उसमें उसको दोस्तों कितना मिलता है भत्ता, 800 रुपये महीने का, और
खाने के लिए कुछ खाना भी उसको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जब जो चाय की दुकान पे काम कर रहा है तो वो उस पे एनिस क्या पूछती है, क्या तुम्हें ये काम तुम्हें ये जॉब पसंद है जो तुम काम कर रहे हो? उस पे वो क्या बोलता है, आई हिज हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। केयर फ्री लुक यानी दोस्तों जैसा वो पहले था, ठीक है, जब वो कचरा बीनता था वो केयर फ्री था, यानी उसे कोई फिक्र नहीं थी, वो अपने मन का मालिक है। पर अब वो कहीं और जॉब कर रहा है, किसी के अंडर है, तो वो जो एक्सप्रेशन आता है ना केयर फ्री वाला, एक रिलैक्स खुद का वो जो होता है वो उसके चेहरे पे नहीं था। इसको तो आप भी थोड़ा बहुत इमेजिन कर सकते हैं कि एक आप खुद के मालिक हैं और आप किसी के अंडर हैं तो थोड़ा सा फर्क आता है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. दोस्तों ये जो लाइन है ना, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, ये लाइन याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती है कि ये कथन क्यों कहा गया है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्यों कहा गया है कि अब जो उसके हाथ में वो जो चाय की केतली है ना, वो उसके कचरे के ढेर वाले थैले से भी काफी भारी है। क्यों? क्योंकि वो जो कचरे का बैग था वो उसका खुद का हुआ करता था, और वो जो चाय की केतली है वो किसी और की है जिसके अंडर साहिब अभी काम करता है। तो उसके ऊपर जो बोझ है वो ज्यादा है उस कचरे के ढेर के थैले से। ठीक है, एक तो आप खुद के मालिक होते हो, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं मन का मौजी, मन के मौजी, और इसको आप बोल सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड, और एक जब आप किसी के अंडर में काम करते हो, अंडर काम करना, और यहां पे आएगा सिर्फ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे दोस्तों वो जो साहेब है, साहेब को यहाँ पे ऑर्डर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे दोस्तों? ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स मिलेंगे, और यहाँ पे वो खुद काम करेगा, खुद। तो जब वो खुद काम करेगा तो एकदम केयर फ्री होगा, रिलैक्स होगा कि हाँ आज किया तो कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे। पर यहाँ पे तो उसको आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसलिए वो कहती है कि वो जो साहिब है वो अब खुद का मालिक नहीं रहा है, खुद का मन मौजी का मालिक नहीं रहा है, अब वो किसी के अंडर आ गया है। अब उसके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ गया है, अब उसे कमाना ही पड़ेगा। बस यहीं पे आपकी ये स्टोरी उसको चाय पे काम करते हुए देखती है, और उससे बात करते हुए स्टोरी हो जाती है खत्म। ओके दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं हमारे साथ तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, इसी के अगले पार्ट के साथ में। उसमें हम पढ़ेंगे एक और बच्चे की स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।